तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। हमने जीडीपी जो है लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर लिया था, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ आइटम जो हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते उनको एक्सक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउसवाइफ्स जो केयर सर्विस देती है, प्रोवाइड करती है घरों में केयर सर्विस, उसको। ब्लैक मनी मतलब अनअकाउंटेड मनी। ट्रांसफ़र पेमेंट्स मतलब जो गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, उसके बाद कभी रिटर्न्स नहीं लेती है, करेक्ट। तो एक तरह से ये भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी जो है जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है। उसके बाद आता है ओल्ड गुड्स विच आर रिसोल्ड, मतलब क्या कि सेकेंड हैंड कार अगर आप वापस इसको रिसेल करोगे मार्केट में तो वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है। अब हम जब जीडीपी कैलकुलेशन होती है तो उसको हम इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर आता है, जिसमें लाइव स्टॉक, फैक्ट, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग। सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर थिंग्स। टर्शरी सेक्टर में आता है ट्रेड, होटल्स, सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है। अब ये तो हो गया। उसके साथ हम इकोनॉमी को दो और सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। क्वार्टनरी, इसको बोलते हैं नॉलेज एंड रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्री, और जिसमें हम बोल सकते हैं टेस्ट कंसल्टेंट्स एंड मार्केट कंसल्टेंट्स। क्वेनरी सेक्टर मतलब क्या, हाईएस्ट लेवल मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल सीईओज ऑफ कंपनी जो हाई लेवल डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम बोलते हैं गोल्डन कॉलर जॉब। ठीक है। अब हम इकोनॉमी को वापस से दो पार्ट में देख सकते हैं, रियल इकोनॉमी एंड फाइनेंस इकोनॉमी। रियल इकोनॉमी को हम प्रोडक्शन बेस्ड देखते हैं, रियल मतलब प्रोडक्शन इसमें आता है। फाइनेंस इकोनॉमी में आता है ट्रांसफर ऑफ मनी पेमेंट्स, मतलब क्या, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांजेक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंस इकोनॉमी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रियल जीडीपी है उसमें हम बेस ईयर इंक्लूड करते हैं, जिस और अभी हमारा बेस ईयर है 2011 एंड 12। ठीक है। वही नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो इसमें हम करंट मार्केट प्राइस को देखते हैं। रियल जीडीपी को हम कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं। अब हमें पता है जीडीपी जो है, इंडिया जो है वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी बन चुकी है, जीडीपी बन चुकी है। लेकिन क्या जीडीपी से हमें पता चलता है पॉवर्टी कितनी है इंडिया में? नहीं पता चलता है। इंडिया में न्यूट्रिशन की कमी कितनी है चाहे बच्चों में, वो भी मालूम नहीं पड़ता है। पॉल्यूशन कितना है वो भी पता नहीं चलता है। इनकम एंड वेल्थ इनक्वालिटी कितनी है वो भी हमें मालूम नहीं पड़ता है। साथ ही में जो प्रोडक्शन हुआ है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का, वो इंडियन कंपनी ने करा है या फॉरेन कंपनी ने करा है, हमें वही पता नहीं चलता है। तो इसीलिए हम जीडीपी को एज अ कैलकुलेशन वैल्यू, मतलब कंट्री परफॉर्म कैसा कर रही है वो बता नहीं सकते एक्यूरेटली, इसलिए हम इसको क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। ठीक है। अब जब किसी भी ग्रोथ की बात करी जाती है तो ग्रोथ मतलब क्या होता है, सिंपल से डेफिनेशन है कि एक जीडीपी दूसरे साल में कितनी बढ़ती है उसको बोलते हैं हम ग्रोथ। ठीक है। चेंज इन जीडीपी, चेंज जीडीपी फ्रॉम वन ईयर टू नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड ग्रोथ। अब ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हम डेवलपमेंट में बात करें तो फार्मर्स को इनकम कैसे बढ़ाई जाए, फार्मर्स की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, इनकम इनक्वालिटी कैसे कम की जाए, और जो लोगों को इन फॉर्मल सेक्टर में जॉब कैसे मिली जाए, लाया जा सके। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। अब इसके बाद हम आते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे हम बात करते हैं जो रेसिडेंट्स हैं इंडिया के, उनकी सैलरी हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है। रेसिडेंट करते हैं मतलब क्या, फॉर एग्जांपल एक दो कंपनी है इंडिया में, पहली एक इंडियन कंपनी, दूसरी है फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी को हम हटा देते हैं यहाँ से, अब सिर्फ इंडियन कंपनीज को ही लेते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंडियन वर्कर है, इंडिया में काम कर रहा है, 40 रुपीज़ अर्न करता है। इंडियन वर्कर है बी, वो इंडियन है लेकिन यूएसए में काम कर रहा है, ठीक है, फॉरेन में। वहीं एक फॉरेन वर्कर है जो यूएसए का, जो इंडिया में आके काम कर रहा है। ठीक है। तो हम जीडीपी कैलकुलेट कैसे करेंगे, जीडीपी इज इक्वल टू 40 + 50। वाई 40 + 50? क्योंकि यहाँ पे जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ है, जो फॉरेन वर्कर है वो इंडिया में उसने काम करा है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं जीडीपी। लेकिन जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो जीडीपी कितनी थी, 90। जीडीपी हमारी 90 थी, तो 90 माइनस नेट फैक्टर इनकम ऑफ फ्रॉम अब्रॉड कितना होगा अपना, 50 + 20 माइनस जीडीपी जो था हमारा 90। तो क्या हो गया हमारे पास ये जीएनपी। ठीक है। तो फॉरेन कंपनी सिटीजन नॉट काउंटेड इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, फॉर एग्जांपल मशीन आपने
परचेज करी तो उसकी एक डिप्रिसिएशन होती है, मतलब एक थोड़े टाइम बाद आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट रहती है उसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो जीडीपी जो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है माइनस डिप्रिसिएशन, ऑफकोर्स ये क्वालिटी बताता है किसी कंट्री की। सेकंड आता है इसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बाद आता है जी नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होता है, हम जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन करते हैं, ठीक है। अब हमें अगर किसी अपनी कंट्री में प्रॉफिट कितना जनरेट करा है रेसिडेंट्स ने, मतलब इंडियन कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया है, वो पता करना है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये हमारी होती है मार्केट प्राइस, ठीक है। लेकिन क्या ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रॉफिट है, मतलब क्या इससे पता चल सकता है प्रॉफिट कंपनी ने कितना लिया है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ टैक्स इंक्लूडेड है, कंपनी जो टैक्स पे करती है वो प्रॉफिट में नहीं आता है, ठीक है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम जो है वो होता है फैक्टर कॉस्ट पे हम निकालते हैं, मतलब क्या, मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम, जिसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। अब हर कंट्री की नेशनल इनकम अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब लेकिन ये करेक्ट तो नहीं है। फॉर एग्जांपल एक कंट्री की जीडीपी है ज़्यादा और नेशनल इनकम है ज़्यादा, लेकिन पॉपुलेशन कम है, मतलब क्या कि 100 लोग जो है यहाँ पे 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, टोटल मिला के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, एक एलपी कमा रहे हैं। वहीं इंडिया में 2000 लोग मिलके एक एलपी कमा रहे हैं, तो डिफरेंस आता है, मतलब आपको रिसोर्सेज परचेज करने में इशू आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, मतलब क्या, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ठीक है। इतना हो गया। अब हम चलते आगे। अब इसमें दिक्कत क्या है, फॉर एग्जांपल इससे भी हम एवरेज, ये जो निकाला है हमने ये एवरेज है, एक एवरेज इंडियन कितना अर्न करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इंडियन जो है इतना ही अर्न करता है, मतलब इससे अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता नहीं चलता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मालूम पड़ता है, ठीक है। अब हम आते हैं वर्चुअस साइकिल एंड विशियस साइकिल। तो वर्चुअस साइकिल क्या होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान में अभी युद्ध हुआ था, तो क्या हुआ था, इसके बाद गवर्नमेंट ने डिफेंस अपना एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा दिया। अब इसके बढ़ाने से क्या हुआ कि जो यहाँ पे जितनी भी कंपनीज थी डिफेंस की, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एकदम से बढ़ गई। अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई तो क्या हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ा। अब प्रोडक्शन बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, तो लेबर ऑफकोर्स हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ तो मतलब क्या, इंडिया की जीडीपी वापस से, मतलब फैक्टर इनकम बढ़ी और इंडिया की जीडीपी वापस से बढ़ गई, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअस साइकिल, मतलब एक इवेंट की वजह से दूसरे जो मल्टीपल इवेंट्स है उसमें अफेक्ट पड़ रहा है और ग्रोथ पॉजिटिव में हो रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वर्चुअस साइकिल। वही हम बात करें विशियस साइकिल की, तो फॉर एग्जांपल लॉकडाउन में काफ़ी सारी कंपनी शट डाउन हो गई थी। अब जब कंपनी शट डाउन है, प्रोडक्शन कम हुआ तो एम्प्लॉयमेंट कम हुआ। अब एम्प्लॉयमेंट कम हुआ तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन आया, महंगाई बढ़ गई, ठीक है, जॉब लॉस हुई काफ़ी सारी। तो इसको हम बोलते हैं विशियस साइकिल, मतलब क्या, किसी एक इवेंट की वजह से जो आगे की साइकिल से उस पर अफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं विशियस साइकिल, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रो एंड काउंटर साइक्लिक पॉलिसी की। तो थोड़ी टर्म समझ लेते हैं पहले। एक्सपांशन मतलब क्या होता है, किसी भी कंट्री की ग्रोथ अगर पॉजिटिव में हो रही है तो हम बोलते हैं एक्सपांशनरी पॉलिसी। एक्सपांश, किसी इकोनॉमी का एक्सपांशन हो रहा है, जीडीपी एक्सपांड हो रही है, ठीक है। वही हम बात करें स्लो डाउन की, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100, 150, 200, ये हमारा एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक 200 तक। लेकिन एकदम से क्या होता है, हमारी जो 200 के बाद 220 आता है एंड 210 आता है, तो यहाँ पे आप गैप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 50-50 का एक्सपांड हुई थी हमारी जीडीपी, लेकिन अब अचानक से सिर्फ 20% इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 10% इंक्रीज हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्लो डाउन, मतलब इकोनॉमी बढ़ तो रही है लेकिन काफ़ी स्लो पेस में बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, स्लो डाउन के बाद आता है रिसेशन। फॉर एग्जाम्पल रिसेशन में क्या होता है, टू कंसेक्यूटिव ईयर्स में, टू कंसेक्यूटिव क्वार्टर में अगर ग्रोथ रेट नेगेटिव होता है, फॉर एग्जांपल हमारा 2010 थी जीडीपी, अब नेगेटिव में अगर 2005 हो गई, नेक्स्ट ईयर वापस से 2010, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, 210 हो गई, यहाँ पे 205 हो गई, तो हम बोलते हैं रिसेशन आया है, ठीक है।
फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्सपांशन, ये है हमारा स्लो डाउन, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रहा है, यहाँ पे हमारा रिसेशन आ गया है और यहाँ पे अब हमारी होगी रिकवरी, मतलब क्या 205 आया, हमें वापस से नेगेटिव ग्रोथ रेट मिली तो रिसेशन, अब यहाँ से वापस से हमें जीडीपी बढ़ना स्टार्ट हो गई है तो हम बोलते हैं रिकवरी। ठीक है। डिप्रेशन क्या आता है, काफ़ी 3 साल तक या तो रिसेशन चलता रहता है, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में जा रही है, या फिर जो जीडीपी है वो 10% गिर जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रो साइक्लिक और काउंटर साइक्लिक पॉलिसी होती क्या है। तो फॉर एग्जांपल समझिए आप बूम का सीन है, मतलब क्या कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करें कि इसमें गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे और टैक्स कम कर दे। तो इससे होगा क्या कि जो बूम पहले ही मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, अब और ज़्यादा बढ़ जाएगी। करेक्ट। जिससे क्या होगा, तो ये क्या बोलेंगे हम, एक्सपांशनरी पॉलिसी गवर्नमेंट की, एक्सपांशनरी पॉलिसी है गवर्नमेंट की। और इसको हम बोलते हैं प्रो साइक्लिक, मतलब क्या, बूम ऑलरेडी चल रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है और गवर्नमेंट की वजह से और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो उसको बोलते हैं हम प्रो साइक्लिकल पॉलिसी। ठीक है। तो वहीं अगर हम बूम की केस की बात करें, अब इसका प्रॉपर केस देखते हैं, तो एक्सपांशनरी पॉलिसी यहाँ वर्क नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी इन मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाएगी। कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब क्या कि गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देगी, मतलब क्या लोगों के पास पैसे कम हो गए, पैसे कम होते मतलब डिमांड मार्केट में कम होगी। ठीक है। अब क्या हुआ, टैक्स बढ़ा देगी, जो गवर्नमेंट खर्चे है, एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट वो कम कर देगी, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। और क्योंकि बूम है, ठीक है, ये और गवर्नमेंट इसके अपोजिट काम कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी, काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी। वही हम बात करें रिसेशन की, काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, डिमांड बहुत कम है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक्सपेंडिचर मतलब अपना टैक्स कम करना चाहिए ताकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। गवर्नमेंट को और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट अब नहीं कर रही रिसेशन में, तो गवर्नमेंट को आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिसेशन को अपोजिट कर रही है, मतलब उल्टा अपोजिट, उल्टा साइड कर रही है, तो क्या बोलेंगे हम, काउंटर कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है। तो इसको बोलेंगे काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी। और जो रिसेशन को हटा रही गवर्नमेंट उसको बोलते हैं एक्सपांशनरी पॉलिसी। एक्सपांशनरी पॉलिसी मतलब क्या, टैक्स रेट कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, इसको हम बोलते हैं एक्सपांशनरी पॉलिसी। ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।